ठीक है। नीचे क्या दिया गया है, टी, टी क्या है, समय, क्या है, समय, और समय की इकाई क्या होती है, सेकंड, यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इस आधार पे हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे सेकंड समय की यूनिट होती है सेकंड, तो सेकंड लिखेंगे यहाँ पे। अब इसको हम क्या लिखेंगे, यूनिट होती है, यूनिट हमारे पास क्या है, मोल, ये पर इनवर्स, और सेकंड को डिवाइड से ऊपर लेके जाएंगे नंबर बदलने पर सेकंड इनवर्स होता है, तो ये यूनिट हम बार बार क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बार बार करें। चलिए तो फिर आगे हमने क्या पढ़ा था, आगे हमने पढ़ा था दो नियम पढ़े थे। सबसे पहले आपने पढ़ा था रेट नियम। रेट नियम क्या कहता है, रेट को ये कहता है कि किसी भी अभिक्रिया की जो दर है, किसी भी अभिक्रिया की जो दर है वो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर या समानुपाती होती है। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे रेट नियम, क्या लिखेंगे, रेट नियम। जो दिया गया था गुणनफल वाले वाले इसमें क्या था, गुणनफल और वाले, गुणनफल और वाले, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं रेट नियम की, जिसे क्या कहते हैं, दर नियम, क्या कहते हैं, दर नियम। चलिए ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है किसी भी अभिक्रिया की दर, नियम क्या कहता है, किसी भी अभिक्रिया की दर उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, समानुपाती होती है। ध्यान सुनिए फिर से, गुणनफल भाग्य ने ये रेट लो दिया, ठीक है। और इस नियम के तहत क्या पढ़ते हैं, किसी भी अभिक्रिया की जो दर है वो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं के सक्रिय द्रव्यमान, मतलब है एक्टिव मास, ठीक है। एक्टिव मास को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, हमने जब क्लास में पढ़ा था। तो ये क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में जो एक्टिव मास है उसके प्रोडक्ट का मतलब है गुणनफल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है। तो ये क्या कहता है, किसी भी अभिक्रिया में रेट ऑफ रिएक्शन में या किसी भी रिएक्शन के दौरान रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगी, उस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट होने वाले रिएक्टिव मॉलिक्यूल के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्ट क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक अभिक्रिया है, माना हमने एक अभिक्रिया है जिसमें एक अभिक्रिया ए है, उसने क्या किया, अभिकारक अणु ए है, इसने बी रिएक्टेंट से विलय की और प्रोडक्ट का निर्माण किया। बी रिएक्टेंट प्रोडक्ट उत्पाद क्या है, उत्पाद, ये क्या है आपके अभिकारक अणु। तो दर नियम क्या कहता है, दर नियम क्या कहता है, कहता है कि रेट जो होगी यानी कि सब की जो दर जो होगी वो डायरेक्ट समानुपाती, और उसका सीधा है डायरेक्ट समानुपाती होगी इस अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जो अभिकारक अणु है, उनकी सक्रिय द्रव्यमान के एक्टिव मास के प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले ए का सक्रिय द्रव्यमान और बी का सक्रिय द्रव्यमान दोनों का गुणनफल, इसमें बनेगा गुणनफल, तो इनके गुणनफल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। ये नियम कौन सा कहता है, यहाँ पे ये नियम कौन सा कहता है, ये नियम कहता है रेट। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट है, जैसे इसका कोएफिशिएंट मान लो m1 है और इसका क्या है n1, तो हम यहाँ इसमें कोएफिशिएंट लगा देंगे m1 और n, ठीक है। अब ध्यान दीजिए किसी भी समीकरण के दौरान, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ये जो एक्टिव मास है, ये क्या है, रिएक्टेंट के एक्टिव क्या है मास है, इनकी एक्टिव मास की जो पावर है, एक्टिव मास की जो है पावर है, जरूरी नहीं ये इक्वल हो, अगर ये समान है, इक्वल है, जैसे m1 और n1 की वैल्यू क्या है, जो आपको इस समीकरण में दी है वही यहाँ आपको दे रहे हैं। अगर जो समीकरण में दी है, जैसे यहाँ m1 की जगह 5 है, n की जगह 3 होता, तो यहाँ पे 5 और 3 लिखा होता इस रेट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में, तो हम कहते हैं ये क्या नहीं है, तब रेट लो नहीं होता, तब ये कौन सा नहीं हो जाता, तब इसको कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, सक्रिय द्रव्यमान अनुपात के लिए क्या कहते हैं इसको, तब आप इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एक्टिव मास, लॉ ऑफ क्या कहते हैं
एक्टिव मास, यानी इसको क्या कहते हैं फिर सक्रिय द्रव्यमान या सक्रिय द्रव्यमान का नियम। ठीक है, ध्यान रहे, दोबारा सुन लीजिए कि ये जो आपको केमिकल इक्वेशन दे रखी है, रेट इक्वेशन जो दे रखी है, इस रेट इक्वेशन में जो भी कॉन्स्टेंट है वो भी रेट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे जो लिखी गई है वो इक्वल है जो समीकरण में दी गई है। तो आप क्या कहेंगे कि ये रेट लॉ नहीं है, ये क्या है, लॉ ऑफ एक्टिव मास, क्या है, लॉ ऑफ एक्टिव मास, यानी सक्रिय द्रव्यमान का नियम। और इसको अगर ऐसा नहीं है सेम नियम पर करके ये क्या है, अब दोनों में आपने इसका अंतर क्या, एक अंतर तो ये हो गया कि यहाँ पे इक्वेशन में जो पावर नहीं है वो भी रेट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एक्टिव मास के ऊपर लिखे हैं, सेम है। तो आप कहेंगे क्या है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन या एक्टिव मास है, या फिर क्या कहेंगे ये क्या है, नहीं है समान, क्या कहेंगे क्या है, रेट लॉ। दूसरा अंतर, जनरली हम लॉ ऑफ एक्टिव मास इसको यूज करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, यानी जहाँ पर आपको साम्य अवस्था में, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है रासायनिक साम्य, जिसमें अग्रगति यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो, दोनों तरफ चलती हो, या फिर जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमने नियम क्लास में पढ़ा था, ठीक है, रासायनिक साम्य की स्थिति में इस नियम को काम में लिया जाता है, लेकिन इस चक्कर में हम इसको काम में लेंगे रेट लॉ, इसको काम में लेंगे रेट लॉ। चलिए हम आगे डिस्कशन करते हैं। यदि ऐसा है तो इस नियम का और उपयोग हमारे इसी नियम के लिए किसी भी प्रक्रिया में रेट समीकरण के द्वारा, यदि आपको किसी प्रक्रिया में रेट समीकरण दिया गया है इक्वल टू क्या दिया गया है, a की पावर n1 और यहाँ दे दिया b की पावर क्या है n1, तो ध्यान दें सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए सिंपल आएगा, एक क्या करेंगे कांस्टेंट के लिए कुछ, तो कोई भी कांस्टेंट लेकर समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए तो रेट इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट आ गया कि ये बराबर क्या लिखेंगे, a की पावर n1 और क्या लिखेंगे b की पावर n1। अब सुनिए, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण के बाद, यदि किसी केमिकल इक्वेशन के समीकरण के बाद आपको रेट लॉ लगाकर क्वेश्चन में दिया गया है कि रेट इक्वल टू a इक्वल a की पावर n1 अदरवाइज जो भी दी गई, तो आप उसके द्वारा उस अभिक्रिया की कोटि को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी उस अभिक्रिया की कोटि को क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो कि समीकरण आपको दिया गया है, इस समीकरण में यहाँ पे अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए, तो हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है कि पावर का सम कर रहे हो, क्या करेगा लोग क्या दिएगी, तो लोग क्या देगा m1 + m1। फॉर एग्जांपल यहाँ m1 m2 की जगह हम m1 की वैल्यू क्या होती है, m1 इक्वल टू क्या था, 5 होता है, m2 क्या होता, m1 मान लो 2 होता और m2 आपके पास क्या होता 3/2, तो वो भी माइनस, तो आप इसको कैसे हल करें, सबसे पहले m1 की वैल्यू क्या है, फिर प्लस और यहाँ माइनस भी क्या है 3/2, इसको माइनस करके क्या आएगा 1.5 यानी 0.5, या फिर कह सकते हैं क्या है हाफ ऑर्डर रिएक्शन, क्या है हाफ ऑर्डर रिएक्शन। समझ आएंगे ये बात, यानी देखो कितना उपयोगी है, कितना यूजफुल है ये कॉन्सेप्ट रेट लॉ में। इसके माध्यम से हम तीन रासायनिक अभिक्रिया भी लगा सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे इसी टॉपिक में बढ़ते हैं। जहाँ तक हमारा है मैंने विवरण बताया, ये टॉपिक यहाँ तक ही कहता, ठीक है। अब हिंदी मीडियम बच्चों को भी कोई समस्या नहीं है, हमने ये सारी बात बोलकर और लिखकर बता दी है, ठीक है। नोट्स आप प्रॉपरली आप तैयार करते रहेंगे, कोई भी समस्या हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर हम जो ग्रुप बनाए हमारे उसके अंतर्गत आप इस बात को बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में आगे जानकारी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, उस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बात और सोच लेते हैं और दोबारा याद कर लेते हैं, रिमेंबर करेंगे कि जो रेट लॉ होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है, यानी एक प्रायोगिक उदाहरण है, प्रयोगों से हम रेट लॉ लिख सकते हैं किसी समय का। जबकि जो मैंने बाद में लिखा और मैं क्या लिखा था, लॉ ऑफ एक्टिव मास या लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, कोटिकल बेस है, यानी ये कोटिकल बेस है, ठीक है। दूसरा अंदर चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनके बारे में। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक समीकरण है जिसमें आपको क्या करना है, रेट एक्सपेंशन के द्वारा आप प्रक्रिया की क्या निकालनी है, उसको क्या करना है, जैसे हो रहा है आपको क्या रखना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की कोटि बतानी, क्या बतानी है, अभिक्रिया की कोटि फाइंड आउट करनी है। एनसीईआरटी हमने लिखा रेट इक्वल, ठीक है। इसी प्रकार
ए की पावर 1.5 1/2 और बी की पावर 3/2। इसी प्रकार अगला दे रखा है ए की पावर और बी की पावर। ए की पावर इस सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखी है 3/2 और -1 इसका दे रखा है 3/2 और -1। ठीक है, चलिए अभी हमने कहा था रेट लॉ से हम किसी रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन की क्या कर सकते हैं, इनपुट को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको सीधा समझ है कि आपको रेट इक्वेशन में आप क्या देखेंगे, जो पावर से उनका सम कर देंगे। जैसे 1/2 3/2 यहाँ से क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 1/2 का मतलब 0.5 यहाँ का, और 3/2 का मतलब क्या था 1.5 यहाँ पर 0.5 तो क्या जाएगा, यानी ये क्या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलिए इसी प्रकार दूसरे का आंसर क्या होगा, दूसरे का आंसर जो आपने हमने क्या होगा, ऑर्डर निकालने के लिए आपको क्या करना है, दूसरे के नीचे ऐसा ही आपको यहाँ पर करना है, ऑर्डर इक्वल क्या जाएगा 3/2 प्लस और माइनस 3/2 का 1.5 यानी 1.5, जिसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा 1/2। यानी ये क्या है, हाफ ऑर्डर रिएक्शन, क्या है हाफ ऑर्डर रिएक्शन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समझ में आया? अब ध्यान दें, आप किसी भी अभिक्रिया के रेट इक्वेशन को देखें, यानी रेट लॉ लगाकर या रेट लॉ के इक्वेशन को देखकर आप ये इस अभिक्रिया की प्रॉपर्टी को फाइंड आउट तो कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि अभिक्रिया की जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्सेप्ट भी एक प्रकार से क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, यानी ये भी क्या है, प्रयोगी के कॉन्सेप्ट होता है। किसी भी अभिक्रिया को देखकर केवल ये पता नहीं लगा जा सकता कि ये अभिक्रिया प्रथम प्रॉपर्टी है या द्वितीय प्रॉपर्टी है। किसी भी अभिक्रिया को देखकर क्या पता नहीं लगा जा सकता कि ये नहीं बताया जा सकता कि ये अभिक्रिया